Now we'll be starting with the provisions relating to section 33AB. So basically what they are special deductions. One is section 33AB, that is tea, coffee and rubber development account. Section 33AB क्या है? Tea, coffee and rubber development account है. Assessee basically is engaged in the business of say growing and manufacturing. Assessee किस business में engaged है? Growing and manufacturing. या तो टी या कॉफ़ी या रबड़. असेसी किस बिजनेस में एंगेज है? टी, कॉफ़ी या रबड़ के बिजनेस में एंगेज है. ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टी, कॉफ़ी या रबड़. अब उसको पैसा जमा कराना है या तो नाबार्ड अकाउंट में, या तो नाबार्ड अकाउंट में, या टी, कॉफ़ी या रबड़ डिपॉजिट अकाउंट में. ठीक है, नाबार्ड अकाउंट में जमा कराना है या टी, कॉफ़ी या रबर डिपॉजिट अकाउंट के अंदर उसको पैसा जमा कराना है. कब तक कराना है ये पैसा जमा? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, विद इन 6 months, या फ्रॉम एंड ऑफ PY, या बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, या ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले. ठीक है, ये रिटर्न ऑफ इनकम इसके लिए 31 अक्टूबर हो जाएगा, उसके तक पैसा जमा कराना है. अब इसको डिडक्शन मिल जाएगा कितना? जो भी अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स उसने डिपॉजिट कराया है टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी या रबर डेवलपमेंट अकाउंट के अंदर, या जो अकाउंट ओपन विद नाबार्ड. ठीक है, या 40% of the profits, 40% of the profits derived from such business, 40% of the profits derived from such business before making deduction under this section, before making deduction under this section and before adjustment of say brought forward losses. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके टी बिजनेस में हो, यदि आप टी बिजनेस में हो और आपके बिजनेस प्रॉफिट्स आ रहे हैं ₹25 लाख के, आपके बिजनेस प्रॉफिट्स आ रहे हैं 25 लाख रुपए के. ठीक है, अब आपने नाबार्ड अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराया, नाबार्ड अकाउंट के अंदर 12 लाख रुपए जमा करा दिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा या तो 12 लाख या 40% ऑफ प्रॉफिट्स 10 लाख रुपए. आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टीम में लगे हुए हो, आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टीम में लगे हुए हो, तो ये 15 लाख रुपए हो गए, ये 15 लाख रुपए हो गए. इसका 60% तो एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा, 40% इसका क्या हो जाएगा? बिजनेस इनकम हो जाएगा. ठीक है, यही कॉफ़ी बिजनेस होता तो भी 60-40 हो सकता था, और सिंपली क्योरिंग ऑफ कॉफ़ी होता, ठीक है, तो उसके अंदर 75% और 25% हो सकता था. रबर में 65% और 35% हो सकता है. अब बेसिकली क्या है कि यदि आपने किसी पर्टिकुलर अमाउंट का डिडक्शन किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर लिया, यदि आपने किसी अमाउंट का डिडक्शन किसी पर्टिकुलर ईयर में लिया, तो उसी अमाउंट का ये डिडक्शन किसी और ईयर में नहीं मिलेगा. और अगर फर्म ने डिडक्शन ले लिया है तो फिर उसके पार्टनर्स को नहीं मिल रहा उसी अमाउंट का, या एओपी या बीओआई ने ले लिया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने, तो मेंबर्स को उसका डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होगा. मेंबर्स को उसका डिडक्शन क्या है? एडमिसिबल नहीं होगा. अब बात ये आती है, एक ये बात आती है कि भाई ये अपन ने पैसा जमा कराया, अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है, अपने को यहाँ पे क्या है? डिडक्शन एडमिसिबल हो रहा है. अब बात ये आती है कि यदि एसएससी ये काम करता है, इसको ये डिडक्शन एडमिसिबल हो गया, इसको ये डिडक्शन क्या हो गया? एडमिसिबल हो गया. अब इसने ये अमाउंट विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉ किया, उस अमाउंट को विड्रॉ करके एक्सपेंडिचर इनकर किया,
उस अमाउंट को विड्रॉ करके इसने क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर किया इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम, इन अकॉर्डेंस विद स्कीम, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर किया इन अकॉर्डेंस विद स्कीम। तो इस स्कीम के अनुसार अगर वो खर्चा कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। अमाउंट विड्रॉ करके उसने अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो गया। एक्सपेंडिचर इज नॉट इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो जाएंगे। अब आप इस पैसे को विड्रॉ करके आप ऐसी प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगा सकते हो हुज 100% डिडक्शन इज अलाउड बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज इन वन फाइनेंशियल ईयर। ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीद सकते हो अदर देन कंप्यूटर्स, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीद सकते हो अदर देन कंप्यूटर्स। वो प्लांट एंड मशीनरी आप नहीं लगा सकते जिसको आप विच इज एंगेज इन से मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग्स स्पेसिफाइड इन से 11th शेड्यूल, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये जो अमाउंट है द सेम कैन बी विड्रॉन on closure of business, death of individual, dissolution of firm, liquidation of company, partition of HUF. And in case of closure of business and dissolution of firm, जहाँ closure of business और dissolution of firm है वहाँ क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल प्रॉफिट्स माने जाएंगे, वहाँ ये टैक्सेबल प्रॉफिट्स माने जाएंगे। और अगर कोई असेट आपने एक्वायर किया इन अकॉर्डेंस विद स्कीम, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद स्कीम, और इसको आपने सेल कर दिया विद इन 8 years, 8 साल के अंदर इसको बेच दिया फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विद द एसेट हैज बीन एक्वायर्ड, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में द कॉस्ट ऑफ एसेट, जितना आपने एसेट लिया था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो जाएंगे। कैपिटल गेन्स तो अलग से कंप्यूट होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो जाएंगे। पर ये अगर एसेट ट्रांसफर करते हैं ना, फर्म का कन्वर्जन हो जाए कंपनी में और डिपॉजिट स्कीम अप्लाइज टू कंपनी, तब टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। या गवर्नमेंट स्टेटरी कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं तब ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो 33A भी था। कुल मिला के बाद यह डिडक्शन मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। assessees engaged in the business of growing and manufacturing टी, कॉफ़ी और रबर। फिर 33ABA साइट रिस्टोरेशन फंड, यहाँ पे असेसी is engaged in the business of prospecting यानी सर्च करना, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या बोथ इन इंडिया, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द एसएससी, और एसएससी को डिपॉजिट करना है, एसएससी को डिपॉजिट करना है अमाउंट, कहाँ पे, एसबीआई के अकाउंट में या साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में। ये डिपॉजिट करना है अमाउंट इन एसबीआई अकाउंट या साइट रिस्टोरेशन अकाउंट बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा, अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट सो डिपॉजिटेड, अमाउंट
या एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट सो डिपॉजिटेड इन द स्पेशल अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट यानी साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। ठीक है, या 20% ऑफ द प्रॉफिट्स, वहां 40 था, या 20% ऑफ प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन एंड बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली जो इंटरेस्ट है क्रेडिटेड टू द अकाउंट, यह एसबीआई का जो अकाउंट है, शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिट। वो क्या माना जाएगा? डिपॉजिट माना जाएगा। इट विल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिट। ठीक है, और यदि कोई अमाउंट आपका विड्रॉ होता है ऑन, बाकी तो प्रोविजन सेम है 33AB के, ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट, अगर कोई अमाउंट आप विड्रॉ करते हो ऑन क्लोजर अकाउंट एज रिड्यूस बाय रॉयल्टी पेएबल टू गवर्नमेंट, एज रिड्यूस बाय रॉयल्टी पेएबल टू गवर्नमेंट, तो जो अमाउंट विड्रॉ होगा, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे। वो अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये है 35A BB, ये है 35A BB। $35A क्या है? बेसिकली $35A क्या है? दिस इज एक्सपेंडिचर ये एक्सपेंडिचर ऑन लाइसेंस टू ऑपरेट टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर which has been incurred on license to operate क्या? टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। आप एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, किस पे एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो? ऑन से लाइसेंस टू ऑपरेट क्या? टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, ये लाइसेंस टू ऑपरेट से टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज कैपिटल नेचर का है। तो ये जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया, जो कैपिटल नेचर का आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया, उसका अलाउंस आपको मिल जाएगा, उसका अलाउंस मिल जाएगा ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइसेंस, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइसेंस, on actual payment basis during the period of license। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइसेंस, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइसेंस। अब सपोज कीजिए 500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लाइसेंस टर्म 10 साल है, तो 500 करोड़ 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएंगे। 500 करोड़ 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगी। अब लाइसेंस फीस इज पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर लाइसेंस फीस आपने पे कर दी बिजनेस कमेंसमेंट से पहले, और लाइसेंस था उस समय 10 साल का, और बिजनेस कमेंस होने में 2 साल और लग गए, तब रिमेनिंग पीरियड कितना रह गया? 8 साल रह गया। तो ये डिडक्शन मिल जाएगा आपको क्या? 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। So deduction is allowed only if the sum is actually paid। जो भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है फॉर एक्वायरिंग द राइट्स टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर से लेटर टू द लास्ट डे बिफोर डेट बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस। ठीक है,
तो लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट करोगे, उसका आपको क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइसेंस। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइसेंस। अब अगर लाइसेंस को आपने बेच दिया, यदि होल या पार्ट ऑफ लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड, यदि होल या पार्ट ऑफ लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड, यदि आपने क्या किया, होल या पार्ट ऑफ लाइसेंस को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। एंड सेल प्रोसीड्स, जो सेल प्रोसीड्स आती है, जो सेल प्रोसीड्स आपकी आई, इट एक्सीड्स, जो सेल प्रोसीड जो आपकी आई, इट एक्सीड्स व्हाट, इट एक्सीड्स व्हाट, इट एक्सीड्स the amount remaining unallowed। सेल प्रोसीड आपकी ज्यादा आ रही है, तो जो सच एक्सेस जो है वो क्या हो जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35A BB, to the extent of deduction allowed under 35A BB। जैसे आप देखें, हमने 500 करोड़ की लाइसेंस फीस थी, 500 करोड़ की क्या थी, लाइसेंस फीस थी, 500 करोड़ की क्या थी, लाइसेंस फीस थी। ठीक है, 10 साल का लाइसेंस था, डिडक्शन लिया 2 साल, 100 करोड़ का, 400 करोड़ वैल्यू रह गई। अब होल को बेचो या पार्ट को बेचो, 480 करोड़ में बेच दिया आपने, या सपोज कीजिए 520 करोड़ में बेच दिया, तो यहां पे 80 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बिजनेस प्रॉफिट्स होंगे, यहां पे 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स क्या होंगे, बिजनेस प्रॉफिट होंगे। जितने एक्सटेंट तक का डिडक्शन ले लिया, उतने एक्सटेंट तक के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बिजनेस प्रॉफिट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब सपोज कीजिए 500 करोड़ की फीस है, 100 करोड़ का आपने डिडक्शन ले लिया, 400 करोड़ रह गए, और सारा का सारा होल ऑफ लाइसेंस इज ट्रांसफर, और इसमें सेल प्रोसीड आई आपकी 320 करोड़। तो ये 80 करोड़ रुपए का आपको एक तरह से डिडक्शन एडमिसिबल हो जाएगा, 80 करोड़ का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर पार्ट ऑफ लाइसेंस बेच दिया, 400 करोड़ की वैल्यू थी बची हुई, और आपने पार्ट बेच दिया 120 करोड़ में, पार्ट बेचा 120 करोड़ में, तो अदर पार्ट तो है भी, तो ये 280 करोड़ हो गए, ये 280 करोड़ हो गए, ये 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएंगे, कि 10 साल का लाइसेंस था, 2 ऑलरेडी दे चुके, अब 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएंगे। तो वेयर होल और पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड, वेयर होल और पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड एंड सेल प्रोसीड्स, ओनली कैपिटल सम्स एक्सीज द एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड। ठीक है, तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द ट्रांसफर और एनी सब्सिक्वेंट ईयर, और डीन प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे, सेल प्रोसीड्स माइनस द एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड, या एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस द एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अलाउड। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन लोअर ऑफ द सेम। वो जो मैंने बताया कि जितने प्रॉफिट्स आपके आ रहे हैं, किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, जितना डिडक्शन अपन ने लिया है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे बैलेंसिंग चार्ज है, तो एक तरह से हम मान सकते हैं सेम टैक्स ट्रीटमेंट एज ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज in case of
पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग, वैसा कैसे जब होल ऑफ द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड। यदि पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड, यदि पार्ट ऑफ लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड और सेल प्रोसीड आ रही है आपकी कम, तो जो भी एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड रह गया आफ्टर रिड्यूसिंग द सेल प्रोसीड्स, वो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइसेंस, वो अलाउ हो जाएगा ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइसेंस। पर ये प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल in case of amalgamation या डिमर्जर। ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे किस केस में, अमलगमेशन या डिमर्जर के केस में, वेयर द अमलगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एज वॉज अवेलेबल टू द अमलगमेटिंग और डिमर्ज कंपनी, एज वॉज अवेलेबल टू द अमलगमेटिंग और से डिमर्ज कंपनी। जैसे 35A है वैसे ही 35ABA है। 35ABA क्या है, 35ABA क्या है, ये बेसिकली है ठीक है, ये बेसिकली है क्या, स्पेक्ट्रम लाइसेंस। तो यहां पे जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है ऑन लाइसेंस टू ऑन लाइसेंस फीस टू ऑपरेट से स्पेक्ट्रम, ये भी अलाउ हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पेक्ट्रम लाइसेंस। एयर बेसिकली सेम चीज है, पर यहां एक्चुअली पेड हो या पेएबल भी हो, डिडक्शन विल बी एडमिसिबल। ठीक है, तो देखिए, एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग राइट्स टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। सो ये expenditure for obtaining right to use spectrum for telecommunication services, the same will be allowed as deduction during the period for which right to spectrum shall be in force. In case spectrum fees has been paid before the commencement of the business, तो ये deduction मिल जाएगा during the remaining period, जब business commence हुआ तब कितने टाइम तक spectrum force में था। अब यहाँ पे actual payment का मतलब क्या है, actual payment of expenditure irrespective of the previous year in which the liability for expenditure was incurred according to the method of accounting regularly employed by the SSE or payable in such manner as may be prescribed। अब यहाँ पे देखिए, कोई टर्म्स ऑफ लाइसेंस आपने सेटिस्फाई नहीं करी तो उस केस के अंदर द असेसिंग ऑफिसर हैज पावर टू रिकम्प्यूट द टोटल इनकम एंड मेक नेसेसरी रेक्टिएशन। और यहाँ जो पीरियड ऑफ 4 ईयर्स है रेक्टिएशन के लिए, वो अप्लाई होगा उस साल से जिस साल आपने इन कंडीशंस को वायलेट किया। रेस्ट ऑल प्रोविजंस आर सेम एज ऑफ सेक्शन 35A(b)। सारे बाकी प्रोविजन सेम है जैसे 35A(b) के हैं। अब देखिए सेक्शन 35 जो है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। यदि हम साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं तो हमको डिडक्शन मिलेगा। क्या कहता है सेक्शन 35(1)(1)? 35(1)(1) ये बताता है कि अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है किस पे, साइंटिफिक रिसर्च पे,
यदि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है किस पे, साइंटिफिक रिसर्च पे, तो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड शैल बी अलाउड एज रिडक्शन। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप इनकर कर रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिसर्च है मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी। यहाँ पे जो रिसर्च है द सेम मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी। ठीक है, रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी। तो जो भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन एडमिसिबल होगा। अब यदि रिसर्च पे आपने रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है विच हैज बीन इनकर्ड विद इन 3 years प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उस एक्सपेंडिचर का आपको अलाउंस मिलेगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस सो कमेंसेस। कौन सा खर्चा हो गया वो, सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सनल्स एंड मटेरियल्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सनल और मटेरियल यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जैसे अगर आपने अपना बिजनेस आपका कमेंस हो रहा है 15 जुलाई 2024 को आपका बिजनेस कमेंस हो रहा है, ठीक है, तो 15 जुलाई 2021 से लेके जो आपके 21, 22, 22, 23, 23, 24 इसमें जो खर्चा किया है किस पे, सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सन्स और मटेरियल्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसका आपको क्या मिल रहा है, 100% डिडक्शन मिल रहा है। उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल रहा है जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस कमेंस हो रहा है। फिर आता है हमारे पास 35(1)(2). यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, पेमेंट कर रहे हैं टू रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है, द सेम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे खर्चे का अलाउंस मिलेगा इवन इफ रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी। पर जो ध्यान में रखिएगा, जो अपन ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है बाय वे ऑफ पेमेंट टू आउटसाइडर्स, जैसे 35(1)(2) हो गया, 35(1)(2)(a) हो गया, 35(1)(3) हो गया, 35(2)(a) हो गया। ये जो खर्चे का अलाउंस तभी मिलेगा, such expenditure shall be allowed as deduction only when the SSE has shifted out of default tax regime of section 115 BAC and opted for the normal provisions of the act, and opted for the normal provisions of the act, and opted for the normal provisions of the act। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन पेमेंट कर रहे हैं किसको, रिसर्च एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को, विच आर द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग साइंटिफिक रिसर्च। 100% ऑफ द सम सो पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। जो एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, 35(1)(2)(a) के अंदर अपन ने इंडियन कंपनी को पेमेंट किया है, अपन ने इंडियन कंपनी को पेमेंट किया है किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब इंडियन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। यहाँ पे 35(1)(2)(a) में अपन इंडियन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो 100% ऑफ द सम सो पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो सम पेड टू कंपनी हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट of scientific research and development
to be used by it for scientific research. 100% of the sum so paid must be allowed a deduction. Such company is registered in India, is approved by prescribed authority and fulfills other prescribed conditions. फिर 35(1)(3) में क्या हो रहा है? यहाँ पे अपन रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं जो कि अप्रूव्ड है. किसके लिए दे रहे हैं अपन? ये सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए. किसके लिए? सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल तो रिसर्च के लिए. तो सम पेड फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च टू रिसर्च एसोसिएशन which is the object of undertaking research in social science or statistical research, or to say university, college or institution जो कि approved है prescribed authority के द्वारा, 100% of the sum so paid shall be allowed as deduction. फिर यहाँ पे देखो ये जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करेंगे उनको ही मिलेगा. फिर 35(1)(4) क्या है? 35(1)(4) है. 35(1)(4) बेसिकली डील करता है किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. 35(1)(4) किससे डील कर रहा है? 35(1)(4) डील कर रहा है किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च. ये कर रहा है किस पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च. ये डील कर रहा है किस पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड. अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड. तो यदि आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो किस पे? साइंटिफिक रिसर्च पे, ये रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ असेसी है. 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड विल बी अलाउड एज डिडक्शन अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड. अदर देन क्या? कॉस्ट ऑफ लैंड. उसी हिसाब से अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है साइंटिफिक रिसर्च पे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे रेवेन्यू था वैसे ही अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है ऑन साइंटिफिक रिसर्च अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उस खर्चे का भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस सो कमेंसेस. सो अगर आपने कोई मशीन ली है, लेबोरेटरी बिल्डिंग बनाई है, मशीन ली है साइंटिफिक रिसर्च के लिए और वो 25 लाख रुपए का आपका एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो 25 लाख रुपए का 35(1)(4) में आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन एडमिसिबल हो जाएगा. पर नो डेप्रीसिएशन विल बी एडमिसिबल. डेप्रीसिएशन उस केस में मिलेगा नहीं. फिर 35(2)(a) है क्या? जो आपके साइंटिफिक रिसर्च है, मतलब आपने पैसा दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम. यहां क्या होना चाहिए? अंडर ये अप्रूव्ड प्रोग्राम. किसको दिया है? नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को या स्पेसिफाइड पर्सन को. सम हैज बीन पेड. अब यहाँ पे जो भी पेमेंट आपने किया है वो डायरेक्शन ये है कि इट विल बी यूज अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम. 100% ऑफ द सम सो पेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन जब असेसी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. जब असेसी ने ऑप्ट आउट कर लिया किससे? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से. तो सम इज पेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शैल बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर अ प्रोग्राम approved by the prescribed approved in the this behalf by the prescribed authority, and no deduction shall be allowed in respect of such sum
under any other provisions of the act. No deduction will be allowed in respect of the sum under any other provisions of the act. ठीक है. The prescribed authority shall, before granting approval, satisfy itself about the feasibility of carrying out the scientific research and shall submit its report to the principal chief commissioner or principal director general or director general in such form as may be say prescribed. फिर आता है 35 2AB. 2AB में कंपनी एसएससी है. कंपनी एसएससी इनकर कर रही है expenditure on in-house research and development facility. Other than land or building. Other than say land or building. इन हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी पे कंपनी एसएससी इनकर कर रही है एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. 100% of such expenditure shall be say allowed as deduction. So expenditure not being in the nature of cost of any land or building, expenditure not being in the nature of say cost of land or building incurred on in-house research and development facility, incurred on say in-house research and development facility by a company SSE, engaged in the business of biotechnology or business of manufacture or production of any article or thing not being article or thing specified in the 11th schedule. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड, 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड, उसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा. 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड, द सेम वुड बी अलाउड एज डिडक्शन अदर देन लैंड और बिल्डिंग. बेसिकली एक्सपेंडिचर जो इनकर किया जा रहा है ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, scientific research in relation to drugs and pharmaceuticals includes expenditure on clinical drug trial, obtaining approval from any regulatory authority and filing an application for patent. Such research and development facility must be approved by the prescribed authority. Such association should enter into an agreement with the prescribed authority for cooperation in research and development facility and fulfill such other conditions with regard to maintenance of accounts and audit thereof and furnishing of reports in such manner as may be prescribed. The prescribed authority basically shall submit a report in relation to the approval to the of the said facility to the principal chief commissioner and chief commissioner. और ये ध्यान में रखिएगा कि कंपनी एसएससी को ये डिडक्शन मिल रहा है ओनली व्हेन इट डज नॉट ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAA और BAB. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, यहीं पे हम बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कंपनी एसएससी ने या अदर एसएससीज ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, कोई असेट पे, जिसका आपने डिडक्शन ले लिया, अंडर सेक्शन 35(1)(4), 100% का डिडक्शन आपने ले लिया. अब इस असेट को सेल किया गया, दो तरह से बात चल रही है. एक तो आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस, तब तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक की जो WDV है उसमें जाके जुड़ जाएगा, जो अपन ने देखा था नील वैल्यू जुड़ जाएगी ब्लॉक की WDV में, और जो सेल प्रोसीड्स होगी
वो क्या हो जाएगी? सेम विल बी रिड्यूस्ड, कहां से? फ्रॉम WDV ऑफ ब्लॉक। सेल प्रोसीड्स कम कर दोगे आप कहां से? ब्लॉक की WDV से। एक तो ये हो गया, और एक होता है आफ्टर बीइंग यूज फॉर बिजनेस या विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर बिजनेस। अगर विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर बिजनेस आप बेचते हो तो 41(2) में ये बोल रखा है कि जो सेल प्रोसीड्स है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट allowed as deduction to the extent of the amount allowed as deduction under section 35(1)(4) shall be chargeable to tax as business profits, shall be chargeable to tax as say business profits. जैसे सपोज कीजिए एसेट है 25 लाख का है, एसेट है 25 लाख का है, डिडक्शन ले लिया आपने 35(1)(4) में 25 लाख का, ये हो गई नील। इसको सेल कर दिया आपने 3 लाख में और 28 लाख में। अगर इसको 3 लाख में बेचोगे तो 3 लाख रुपए क्या हो जाएंगे आपके? बिजनेस प्रॉफिट हो जाएंगे। 28 लाख में बेचोगे तो 25 लाख रुपए तक के बिजनेस प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि डिडक्शन आपने 25 लाख का ही लिया है। कैपिटल गेन्स की जो कंप्यूटेशन है वो सेपरेट होगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए 35AD पे आते हैं अपन। 35AD जो है ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। ये उन असेसीज को मिल रहा है जिन्होंने ऑप्ट आउट किया डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से अंडर सेक्शन 115 BAC, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से अंडर 115 BAC एंड पे टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पे टैक्स एज पर क्या? नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो टैक्स पे कर रहे हैं कैसे? एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। असेसी जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं किससे? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, एंड पे कर रहे हैं टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, और कंपनी एसएससी में when they have opted out of not opted for, they have not opted for concessional rate of tax under section 115 BAA और BAB और से BAD और BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी में
तब ये नहीं मिलेगा, अन्यथा मिलेगा। कंपनी या कोऑपरेटिव्स। अब बात आती है 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस दे रखे हैं। 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस दे रखे हैं। इन स्पेसिफाइड बिजनेस के रिलेशन में अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, यदि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, क्या इनकर किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यदि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या इनकर किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आपको 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका डिडक्शन मिल जाएगा, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए, एन assessee shall be allowed deduction under this section if he opts for the provisions of this section and he exercises an option to shift out of the default tax out of the default tax regime. A company cooperative society would not be eligible for deduction under 35AD if it opts for special provisions under 115 BAA or BAB or BAD or BAE. क्या है स्पेसिफाइड बिजनेसेस? एक तो है कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉस्पिटल्स के अंदर नॉट लेस देन 100 बेड्स होने चाहिए इसमें फॉर पेशेंट्स, ठीक है, इट शुड नॉट हैव नॉट लेस देन से 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। फिर आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गया, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस एंड पाइपलाइन नेटवर्क, ठीक है, क्रॉस कंट्री क्रूड एंड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। फिर होटल्स है, होटल जो हैं द सेम विल मस्ट नॉट बी लेस देन 2 स्टार कैटेगरी, होटल जो है it should not be below 2 star category. Then अपने आ रहे हैं क्या? स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, इनलैंड कंटेनर डिपो हो गया, कंटेनर फ्रेट स्टेशन हो गया, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनीज एंड बी वैक्स, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन हो गया, सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, या फिर डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो एक हो गया आपके लेइंग एंड ऑपरेटिंग से क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, फिर क्रूड हो गया, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क हो गया, फिर हॉस्पिटल्स विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स हो गया, स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गया, उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, फिर आपके केमिकल मतलब फर्टिलाइज़र प्लांट्स हो गया, इनलैंड कंटेनर डिपोज हो गए, कंटेनर फ्रेट स्टेशन हो गए, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स हो गया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर हो गया, स्लरी पाइपलाइंस हो गई, उसके अलावा सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, उसके अलावा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो फंडामेंटली दीज बिजनेसेस आर देयर। तो जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, 100% of the capital expenditure so incurred, the same would be allowed as deduction. यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है, बिजनेस कमेंस हो रहा है। और अगर आपने कोई पेमेंट किया या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे प्रिस्क्राइब्ड एक्सीड ₹10,000, या एक्सपेंडिचर इनकर किया है ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर 10,000 रुपये से ज़्यादा, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अगर आपने एनी असेट हैज बीन परचेज्ड, अगर कोई एसेट आपने परचेज किया है, द सेम मस्ट बी used for business for a minimum period of 8 years। अगर इसका यूज चेंज कर दिया आपने, तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस में द अमाउंट ऑफ डिडक्शन allowed under 35AD as reduced by the amount of depreciation, as reduced by the amount of depreciation on such asset shall be chargeable to tax as business profits, shall be taxable as बिजनेस प्रॉफिट्स, ठीक है। देन 35CCA है, अगर आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो ऑन रूरल डेवलपमेंट, यानी नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड को पेमेंट किया या नेशनल अर्बन पावर्टी रेडिकेशन फंड को पेमेंट किया, नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड को पेमेंट किया या नेशनल अर्बन पावर्टी रेडिकेशन फंड को पेमेंट किया, तो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड shall be allowed as deduction, ठीक है। 100% of the expenditure so incurred shall be allowed as deduction, ठीक है। ये 35CCA है। इसी हिसाब से 35CCC है, ये CCC या CCD will not be allowed if concessional rate of tax is adopted। तो देखिए, जब आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अडॉप्ट करते हो तो ये डिडक्शन एलिजिबल नहीं होगा। तो CCA में तो क्या कर रहे हो आप, नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड को पेमेंट कर रहे हो या नेशनल अर्बन पावर्टी इरेडिकेशन फंड को आपने पेमेंट किया है। 35CCC में एलिजिबल से नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंदर आपने पेमेंट किया है। सो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर incurred by an assessee, 100% of the expenditure incurred by an assessee on notified agricultural extension project, on notified agricultural extension project in accordance with the prescribed guidelines will be allowed as deduction only if the assessee exercises an option to shift out of the default tax regime and pay the tax as per the normal provisions of the act। 35CCD के अंदर नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है, नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है बाय कंपनी एसएससी। किसके द्वारा, बाय कंपनी एसएससी। अदर देन cost of land,
या बिल्डिंग, अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड या बिल्डिंग। तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर in the nature of cost of land or building incurred by company on notified skill development project shall be allowed as deduction if it does not opt for special provisions under 115 BAA or BAB. Then section 35D is what? Amortization of preliminary expenses. 35D क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी नेचर का जो खर्चा है, प्रिलिमिनरी नेचर का जो खर्चा है वो क्या होता है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है। जब से बिजनेस कमेंस हुआ और क्या आगे आने वाले 4 सालों में, या एक्सपांशन हुआ और उससे आगे उस साल और आगे आने वाले 4 सालों में। प्रिलिमिनरी नेचर का जो खर्चा है किसको मिल रहा है? ये इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिल रहा है, और पर्सन अदर देन कंपनी, इंडियन कंपनी को मिल रहा है, और पर्सन अदर देन कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है has been incurred, जो preliminary expenditure है, the same has been incurred before the commencement of business, business commencement के पहले, before the commencement of business, या फिर क्या है? for expansion of existing business, या setting up of new unit, या setting up of new unit। प्रिलिमिनरी नेचर का जो खर्चा है ये अलाउ हो रहा है कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और प्रिलिमिनरी नेचर का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। किससे ज्यादा नहीं हो? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। या कंपनी एसएससी केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वही लेंगे। अब सपोज कीजिए आपने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपकी 1200 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 1500 लाख। प्रिलिमिनरी नेचर खर्चा किया है 100 लाख। ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? 1500 लाख का 5% यानी 75 लाख। तो अब यहाँ तो अपन ने 100 लाख कर दिया, पर ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? 75 लाख से ज़्यादा अलाउ नहीं होगा। और कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब 35DD है जो अमलगमेशन या डिमर्जर पे, जो अमलगमेशन या डिमर्जर पे आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है। अमलगमेशन या डिमर्जर पे आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो अलाउ हो रहा है कहाँ पे? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। वो अलाउ हो रहा है कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ हो रहा है, बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द अमलगमेशन और डिमर्जर टेक्स प्लेस एंड 4 सक्सीडिंग ईयर्स। इसी हिसाब से VRS का अगर एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है,
वीआरएस का एक्सपेंडिचर, कंपनसेशन आपने पे किया है, कंपनसेशन आप पेमेंट कर रहे हो, सेम इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो रहा है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वीआरएस कंपनसेशन अलाउ हो रहा है। अब अगर सपोज कीजिए अमलगमेशन हो गया, डिमर्जर हो गया, या फर्म का कन्वर्जन हो गया कंपनी में 47(13) की कंडीशंस फुलफिल करके, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का कन्वर्जन हो गया कंपनी में 47(14) की कंडीशंस फुलफिल करके, ठीक है, ये हो गया। या कंपनी का कन्वर्जन हो गया किसमें? एलएलपी में 47(13)(B) की कंडीशंस क्या है? फुलफिल करके। तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में डिडक्शन जो बचा हुआ है वो सक्सेसर को मिल जाएगा। बचा हुआ डिडक्शन किसको मिल जाएगा? सक्सेसर को मिल जाएगा। ठीक है।